मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की आयोजित आरटीओ एसआई पेपर में शामिल होने वाले समस्त छात्रों का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म आउट ऑफ सिलेबस में स्वागत है। इसमें 28 तारीख को 28 दिसंबर को अभी जो हालिया एग्ज़ाम हुआ है उसके फर्स्ट पेपर के लिए आज हम देखेंगे कि पेपर कैसा रहा और पेपर का लेवल क्या था और उनके क्वेश्चन के आंसर भी डिस्कस करेंगे, जो कि आगामी एमपीपीएससी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा, जिसमें हमारी एमपीपीएससी सिविल सर्विस यानी प्रीलिम्स के लिए, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो कि 2025 की है लेकिन 2026 में होने वाली है, उसके लिए भी ये वीडियो लाभदायक रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हम इस प्रश्न पत्र की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न क्या था। तो क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश को विभाजित कर छत्तीसगढ़ राज्य कब बना। यह पेपर किसी के द्वारा सॉल्व किया गया है और तो उसके जो ट्रिक हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन सही भी हैं। चलिए देखते हैं इसके आंसर क्या होंगे। 1 नवंबर 2002, 1 नवंबर सन 2000, 1 अक्टूबर 2002 और 1 अक्टूबर सन 2000। तो मध्य प्रदेश को विभाजित कर छत्तीसगढ़ कब बना था? तो सन 2000 में 2 नए राज्य गठित किए गए थे। एक मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था छत्तीसगढ़ और एक बना था झारखंड। तो छत्तीसगढ़ जो एमपी से अलग होकर बना था वह बना था 1 नवंबर सन 2000 को। ओके, यदि वैसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को हुआ था और उस समय 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, लेकिन प्रश्न की डिमांड के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर सन 2000। दूसरा प्रश्न है ताप्ती नदी का कुल अपवाह क्षेत्र कितना है। तो ताप्ती नदी जो कि इसका उद्गम होता है बैतूल की मुल्ताई क्षेत्र से और यह प्रवाहित होकर गुजरात के पास खंबात की खाड़ी एवं अरब सागर में यह गिर जाती है। तो इसका अपवाह क्षेत्र क्या रहेगा? 65,145 वर्ग किलोमीटर, 98,795 वर्ग किलोमीटर, 21,895 वर्ग किलोमीटर या फिर 1,41,589 वर्ग किलोमीटर। तथ्यात्मक प्रश्न है और यह प्रश्न हमको जो प्रमुख नदियां हैं उनका अपवाह क्षेत्र भी ध्यान रखना चाहिए मध्य प्रदेश की नदियों का। तो इसका आंसर हो जाएगा 65,145 वर्ग किलोमीटर। ये ताप्ती का कुल अपवाह क्षेत्र है। तीसरा प्रश्न है कि हवाएं सूखी मानसूनी हवाएं कहलाती हैं यदि हवा की दिशा किस प्रकार से हो। तो उत्तर है आपका ऑप्शन में है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व। तो हवाएं सूखी मानसूनी हवाएं कहलाती हैं। यह प्रश्न हमारी मध्य प्रदेश की जलवायु टॉपिक से उठाया गया है और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जब वो चलेंगी तो उसको हम क्या कहेंगे? सूखी मानसूनी हवाएं, यानी इसको हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, क्योंकि इन हवाओं से कोई बारिश नहीं होगी, क्योंकि समुद्र तल से जो चलती हैं हवाएं वो कैसे चलेंगी? ये चलेंगी दक्षिण पश्चिम से, चलेंगी उत्तर पूर्व की ओर, है ना। जैसे कि हवाएं अगर ऐसे चलेंगी तो मानसूनी होगी, अपने साथ बारिश लाएंगी। लेकिन अगर हवाएं इस तरीके से चल रही हैं तो ये हवाएं क्या हो जाएंगी? सूखी हवाएं हो जाएंगी। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। फिर आपका चौथा प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ है उत्पादन की जो प्रतिशत वृद्धि कमी ही क्या हुआ है इसमें।
मध्य प्रदेश का फसल उत्पादन 2023-24 का बजट में जो डेटा रहता है उससे ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो बजट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मध्य प्रदेश की जो पीएससी की परीक्षाएं होती हैं। इसमें देखते हैं कि क्या इसका सम्मेलन सही रहेगा। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मक्का का हो जाएगा 6%, धान का हो जाएगा 4.41%, गेहूं का हो जाएगा 5.84%, सोयाबीन का हो जाएगा 1.7676। इस प्रकार इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ये डेटा के प्रश्न है, इनको फैक्चुअल तैयार करना पड़ेगा। और आगामी परीक्षा के लिए हमको ये सीख है कि फसल से संबंधित डेटा भी हमको याद रखना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन है कि जनवरी 2020 की स्थिति में सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की कुल स्थापित क्षमता कितनी है, यानी सतपुड़ा ताप विद्युत गृह से कितनी बिजली बनती है। ऑप्शन है 1200 से 1250, 1250 से 1300, 1300 से 1350 और 1350 से 1400। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1300 से 1350 तक कुल स्थापित क्षमता है इसकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति किन 3 प्रमुख जिलों में निवास करती है। देखिए, मध्य प्रदेश जनजाति बहुल क्षेत्र है और यहाँ बहुत प्रकार की जनजातियाँ रहती हैं, तो इनके निवास क्षेत्र भी पूछ लिए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति है, यह कौन से जिलों में निवास करती है? खंडवा, खरगोन, मंडला या फिर मंडला, शहडोल, बालाघाट। मंडला, शहडोल, शिवपुरी, धार, मंडला, शहडोल। तो मंडला, शहडोल, बालाघाट ये 3 जिले हैं जहाँ पर बैगा जनजाति निवास करती है। मंडला, शहडोल, बालाघाट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील, कोरकू, गोंड या सहरिया। तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, तो पहली तो भील है, तो दूसरी हो जाएगी आपकी गोंड। ओके, गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। फिर क्वेश्चन 8, थापटी नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? थापटी नृत्य, देखिए जनजातियां लोक गायन, लोक नृत्य, इसके अलावा लोक गायन और लोक कलाकार के रूप में भी जनजातियां प्रसिद्ध हैं। तो थापटी नृत्य भारिया, गोंड, कोरकू, भील किस में होता है? तो ये थापटी नृत्य होता है कोरकू जनजाति में। फिर क्वेश्चन 9, प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना। वन बंधु कल्याण योजना किससे संबंधित है? नगरीय गरीबों से, महिला सशक्तिकरण से, जनजातीय समग्र विकास से, वृद्धजन पेंशन से। तो प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना चलाई गई है जनजातीय समग्र विकास से। आदिवासियों के विकास के लिए एक आहार अनुदान योजना भी चलाई जा रही है, जिसके द्वारा 1500 रुपये प्रति माह के रूप में बैगा, भारिया, सहारिया जनजातियों को सरकारी अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके अलावा एकलव्य विद्यालय, जो आवासीय विद्यालय चलते हैं, वो भी आदिवासियों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे हैं। पवन पुत्र योजना चलाई जा रही है। ओके,
फिर है आपका क्वेश्चन 10, गायन किस जनजाति में होता है? तो संभवतः यह क्वेश्चन या तो डिलीट होगा या फिर एक से अधिक इसके उत्तर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि गायन कोई स्पेशल लोक गायन नहीं है, वो तो सभी जनजातियों में होता है। तो इसको डाउट में छोड़ देते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं कि एमपीपीएससी किसको सही उत्तर मानती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी नोड एक केंद्रीय डिवाइस जैसे स्विच या हब से जुड़े होते हैं? तो इसमें कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी नोड एक केंद्रीय डिवाइस जैसे स्विच से जुड़े होते हैं? तो इसमें स्टार टोपोलॉजी इस तरीके से बन जाएगी, तो सभी हब इसमें केंद्र से जुड़े रहेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका स्टार टोपोलॉजी, क्योंकि बस टोपोलॉजी तो सीधी जाएगी ना, रिंग गोल गोल जाएगी इस तरीके से। मैश टोपोलॉजी इस टाइप से जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कौन कौन सी फाइल एक्सटेंशन मात्र ग्राफिक्स फाइलों को दर्शाते हैं? तो एक्सटेंशन जो लिखा रहता है ना, जैसे कि पीडीएफ आप बनाते हैं तो उसके पीछे कुछ लिखा रहता है उस फाइल के फॉर्मेट में, जैसे कि जेपीईजी फोटो के लिए लिखा रहता है इस तरीके से। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो हम केवल ग्राफिक्स के लिए जो फाइलों को दर्शाते हैं उसमें बीएमपी एवं जीआईएफ इसको दर्शाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका बीएमपी जीआईएफ एक्सटेंशन। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन सी पाइथन लाइब्रेरी उच्च प्रदर्शन डेटा संरचनाएं एवं डेटा विश्लेषण टूल्स प्रदान करती हैं? ऑप्शन इसके नमपाई, पांडास, टेंसर फ्लो और मैटप्लोट्लिब। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, कौन सी पाइथन लाइब्रेरी उच्च प्रदर्शन डेटा संरचना एवं डेटा विश्लेषण टूल्स प्रदान करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पांडा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जब सीपीयू को कंप्यूटर मेमोरी एक्सेस करने की आवश्यकता होती है तो वह सबसे पहले जांचता है? कंप्यूटर में जब कोई वर्क किया जाता है तो उसमें जब मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है तो वो वह रैम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या कैश मेमोरी में किसके लिए जांचता है? तो इसका सबसे पहले वह कैश मेमोरी को चेक करता है, और कैश मेमोरी में जो स्पेस होता है उसका उपयोग करता है वो सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मशीन लर्निंग में एक क्लासिफिकेशन समस्या का सबसे अच्छा उदाहरण है? ऑप्शन है, किसी समाचार लेख को राजनीति, खेल या व्यवसाय जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत करना, अगले सप्ताह के लिए तापमान का पूर्वानुमान लगाना, किसी व्यक्ति की फोटो के आधार पर उसकी उम्र का अनुमान लगाना, किसी कंपनी के शेयर मूल्य का पूर्वानुमान लगाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी समाचार लेख को राजनीति, खेल या व्यवसाय जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत करना। ओके, ये मशीन लर्निंग का एक क्लासिफिकेशन समस्या का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आभीर संवत, देखिए इसका नाम बदल दिया उसने, इसी को कलचुरी संवत भी कहा जाता है, जो कि चेदी क्षेत्र में एक समय इसका प्रभाव रहा है। तो आभीर संवत किसने प्रारंभ किया? प्रवर सेन, ईश्वर सेन, लक्ष्मण सेन और वीर सेन। इसको प्रारंभ किया है ईश्वर सेन ने, आभीर संवत। देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एमपीपीएससी परीक्षा जो होती है उसमें जो प्रारंभिक पेपर होता है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा या जितने भी परीक्षाएं एमपीपीएससी कंडक्ट कराता है उसमें 20 से 25% पेपर रिपीट होते हैं, उसमें क्वेश्चन जो आते हैं। तो हमको पुराने प्रश्न पत्रों का एक गहन अध्ययन करना चाहिए, ये लाभदायक रहेगा।
फिर है पाणिनि के अष्टाध्यायी में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख आयुधजीवी के रूप में किया गया है। अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक है और इसमें आयुधजीवी के रूप में किसका उल्लेख किया गया है। गुप्त वंश, कौल वंश या ऋषितुल्य वंश या मालवा वंश। तो इसका उत्तर हो जाएगा मालवा वंश। देखिए कई बार प्रश्न हमारी सोच से परे आ जाते हैं, तो हमको प्रश्न में यदि एमपी का कोई क्वेश्चन है वो एमपीपीएससी में पूछा गया है तो उसका जो आंसर है उसमें को ध्यान देना चाहिए कि मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई कोई शब्दावली आई है क्या। तो इसमें मालवा वंश जो है वो मालवा क्षेत्र, और जो कि मालवा एक प्रसिद्ध हमारे यहाँ भौगोलिक क्षेत्र भी है एमपी का, इसलिए यह आंसर सटीक बैठ सकता है। तो लॉजिक भी कई बार उपयोग में लाना चाहिए। जब हम परीक्षा में बैठते हैं तो केवल हमारा नॉलेज जो हमने पढ़ा है उसके अलावा हमारा कॉमन सेंस भी काम आता है। तो पाणिनि जो थे इनका जो जन्म स्थान है पेशावर, जो कि वर्तमान पाकिस्तान है, वहाँ से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था। तो तीर भुक्ति और एरण भुक्ति, जिजाक भुक्ति, पुंड्रवर्धन भुक्ति। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार आया है। बुंदेलखंड का जो प्राचीन नाम है, क्योंकि बुंदेलों के पहले इस क्षेत्र में चंदेलों का शासन रहा है, और जय शक्ति जेजाक ये जो चंदेल शासक रहे हैं उनके नाम पर जेजाक भुक्ति इस क्षेत्र का नाम पड़ा है। इनकी राजधानी खजुरवाहा या खजुराहो जो वर्तमान में है उसको माना जाता रहा है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी राजा बख्तावर सिंह किस रियासत के शासक थे। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में एक रियासत रही है जिसका नाम है अमझेरा। अमझेरा रियासत के राजा बख्तावर सिंह शासक थे। रियासतें बहुत महत्वपूर्ण है एमपी की रियासतें, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंधिया रियासत, गोंडवाना रियासत, बघेलखंड रियासत, बुंदेलखंड, है ना, होलकर, सिंधिया, इनके बारे में, इनके शासकों के बारे में हमको अध्ययन कर लेना चाहिए। क्वेश्चन 20 है भोपाल रियासत का भारतीय संघ में पूर्ण विलय कब हो गया था। 10 जून 1948, 7 जनवरी 1948, 10 जनवरी 1949 या 1 जून 1949। तो भोपाल रियासत को 1 जून 1949 को मध्य प्रदेश में भारतीय संघ में पूरी तरीके से विलय कर दिया था। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजीएस पीएम जनमन योजना के लक्ष्य समूह में शामिल नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है। हमने जो पिछला पेपर डिस्कस किया था माइनिंग ऑफिसर का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप सभी क्वेश्चन पेपर्स एक बार देख लें। जिन छात्रों ने एफएसओ का पेपर भी मैंने डिस्कस किया हुआ है उसको भी एक एमपीपीएससी स्पेशल प्लेलिस्ट बनाकर उसको डाल दिया है, तो आप उसको देखें जाके, आगामी परीक्षा के लिए लाभदायक रहेगा वो। तो कौन सा समूह शामिल नहीं है, कोरकू समूह शामिल नहीं है इसमें। देखिए आप अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आपको आगामी समय में जो मेरा लगभग 5 साल का अनुभव रहा है एमपीपीएससी में, इसके अलावा मेंस परीक्षा का भी अनुभव रहा है, तो उसमें आपके लिए कुछ बेहतर मिलेगा, और जिससे यह है कि आपकी कुछ आसान राह हो जाएगी, क्योंकि एमपीपीएससी एक निरंतर सीखने का उपक्रम है। क्वेश्चन नंबर 22 है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में कितने औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं फरवरी 2024 तक। यह भी आपका क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण से लिया गया है। प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण बजट आने के पहले आता है, और हम विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, खासतौर पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स और
मेंस के लिए तो वह बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए, यातायात, कृषि, स्वास्थ्य, एजुकेशन और हमारे जो अवसंरचना विकास वाले क्षेत्र हैं उसमें हमको उसका डेटा उपयोग करना पड़ता है। तो ये जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, ये कितने औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं? इसमें 194 क्षेत्र जो हैं एमएसएमई विभाग द्वारा इनको अधिसूचित किया गया है। मध्य प्रदेश के किस जिले में श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है? तो श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट अनूपपुर, उमरिया, रायसेन और खंडवा, इसमें इनका जो सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है यह खंडवा में स्थित है। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि मध्य प्रदेश के मेलों में श्री सिंगाजी का मेला खंडवा में ही आयोजित होता है। तो एक लोक महत्व के व्यक्तित्व के रूप में श्री सिंगाजी का नाम जो खंडवा खरगोन क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध है। इसका उत्तर हो जाएगा खंडवा। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2022 के अनुसार उत्कृष्ट नागरिक केंद्रित सुधार के लिए मध्य प्रदेश को कौन सी रैंकिंग मिली है? उत्कृष्ट नागरिक केंद्रित सुधार के लिए अचीवर, परफॉर्मर, आकांक्षी, एस्पिरेंट, फ्रंट रनर। तो इसमें परफॉर्मर के रूप में मध्य प्रदेश को राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2022 के लिए उत्कृष्ट नागरिक केंद्रित सुधार के लिए परफॉर्मर के रूप में मध्य प्रदेश को रैंकिंग मिली है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लें आप, आगामी परीक्षा के लिए भी लाभदायक रहेगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 25, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के 3 मुख्य आयाम क्या हैं? तो आय, शिक्षा और कौशल, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, कृषि, व्यापार और सेवा, ग्रामीण, शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्र। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर इसके लिए मुख्य आयाम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन को सैद्धांतिक मंजूरी कब प्रदान की गई? अहिल्याबाई होलकर एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है मध्य प्रदेश की इतिहास में, और महेश्वर घाट इनके द्वारा निर्मित किया गया था। इसके अलावा बिहार में गया क्षेत्र और उज्जैन में भी कुछ निर्माण कार्य इनके द्वारा कराए गए थे। तो इनके लिए मध्य प्रदेश सरकार इनके नाम पर देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन का सूत्रपात कर रही है। तो ये शुरू कब हुआ था? मई 2025, अप्रैल 2025, फरवरी 2025 या जनवरी 2025? तो इसको जनवरी 2025 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के श्री बुधेंद्र कुमार जैन को किस क्षेत्र के लिए वर्ष 2025 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया? ऑप्शन है सामाजिक कार्य, कला, दवा, साहित्य और शिक्षा। तो जैसा कि ऑप्शन में दवा यानी चिकित्सा के क्षेत्र में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर है आपका 28, प्राचीन काल में तपस्या और शांति का स्थल ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बाल अवतार का स्थान माना जाता है। तो बताया जाता है कि सती अनुसुईया ने इनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश को बालक के रूप में प्राप्त किया था। तो ये क्षेत्र है आपका अमरकंटक, पचमढ़ी, चित्रकूट या उज्जैन। ऑप्शन हो जाएगा इसका चित्रकूट। चित्रकूट एक पावन क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, पर्यटन स्थल भी है, और राम वन गमन पथ के कारण भी इसकी प्रसिद्धि बढ़ी है। वहाँ गुप्त गोदावरी और लक्ष्मण कुटी ऐसे क्षेत्र देखने को मिलते हैं, क्योंकि वनवास के दौरान भगवान श्री राम यहाँ कई वर्षों तक
निवास किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 मध्य प्रदेश में कब आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन है 24-25 जनवरी 2025, 24 एवं 25 फरवरी 2025, 24 एवं 25 अप्रैल 2025, 24 एवं 25 मई 2025। तो इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कब हुआ था एमपी में? 24 एवं 25 फरवरी 2025। देखिए, मध्य प्रदेश में अत्यधिक निवेश हो, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित करती है और वही 2025 का हुआ था, फरवरी 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का संबंध किस विभाग से है? मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, ऑप्शन है किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ऊर्जा विभाग। तो जो कृषक मित्र योजना इसका संबंध है आपका ऊर्जा विभाग से, ध्यान रखें इसको। इसमें सौर ऊर्जा संबंधी कुछ जानकारियां या फिर सहायता प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31, दतिया राज्य की स्थापना किसने की? देखिए, राजनीति से मध्य प्रदेश के इतिहास से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अगर आपने डीपली इसको पढ़ा होगा तो ही आप इसको सही कर पाएंगे। ऑप्शन इंद्रजीत, रामचंद्र, भगवान राव, जुझार सिंह। तो दतिया राज्य की स्थापना भगवान राव द्वारा की गई थी और जुझार और हरदौल सिंह की इनकी जो लोकदंत कथाएं हैं वो काफ़ी प्रचलित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौना आंदोलन मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? रतौना सत्याग्रह भी इसको बोलते हैं, इसी को कसाई खाना आंदोलन भी कहते हैं। तो ये आंदोलन कहाँ हुआ था? बालाघाट, सागर, खरगोन, धार। तो इसमें आपका सागर सही हो जाएगा। इसी आंदोलन से माखनलाल चतुर्वेदी भी जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश सरकार ने रीवा के किस राजा पर हत्या का आरोप लगाकर उसे रीवा से बाहर भेज दिया था? तो गुलाब सिंह, विक्रमादित्य सिंह, रघुराज सिंह, मार्तंड सिंह। तो रघुराज सिंह को रीवा से बाहर भेज दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। क्वेश्चन 34, जनजातीय योद्धा खाज्या नायक की हत्या किसने की थी? अलीउद्दीन, सिराजुद्दीन, रोहिद्दीन, कालीदीन। जनजातीय योद्धा काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं पेपर के लिए, सभी जनजातीय योद्धाओं के बारे में अध्ययन करना चाहिए। जैसे टंटिया मामा है ना, भीमा नायक है। तो इनका जो हत्यारा कौन था ख्वाजा नायक का? और रोहिद्दीन। ओके, रोहिद्दीन ने ख्वाजा नायक की हत्या कर दी थी। 35, गौड़ शासक हृदय साय द्वारा रचित पुस्तक हृदय कोतक एवं हृदय प्रकाश किस विधा से संबंधित है? तो हृदय साय द्वारा एक ग्रंथ लिखे गए थे, हृदय कौतुक, हृदय प्रकाश। तो इनका जो संबंध है वह है संगीत से। क्वेश्चन 36 है, मध्य प्रदेश विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो विधानसभा दी गई है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, उनके गठन दिनांक क्या है, विघटन क्या है, तो कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो द्वितीय विधानसभा दिया है इसको छोड़ के सभी जो ऑप्शन है वह सही है। ओके, क्वेश्चन 37 है, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव रही श्रीमती बीरा राणा राज्य की खालिस्तान महिला मुख्य सचिव रही हैं। उन्हें कितने माह की सेवा वृद्धि मिली थी? तो बीरा राणा जो रही है
ये मध्य प्रदेश की द्वितीय महिला मुख्य सचिव रही हैं और इनको 6 माह की सेवा वृद्धि मिली थी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 38, मध्य प्रदेश ने जनजातीय क्षेत्रों की पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत नवंबर 2022 में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर अपने पेशा नियमों की उपस्थिति में अधिसूचित किया था। नियमों को किसकी उपस्थिति में अधिसूचित किया था? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री तीनों की उपस्थिति में इसको अधिसूचित किया था नवंबर 2022 में। क्वेश्चन 39, पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। दूसरा पॉइंट है, जनवरी 1953 के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। तो जो क्वेश्चन में दिए गए हैं दोनों कथन पूरी तरीके से सही है। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्ग के लिए आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है और 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन 40 की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पूरे भारत में कब लागू हुआ और इसके भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि क्या है? 19 अगस्त 1986। और इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी नंबर। 19 नवंबर 1986 लागू हुआ था और प्रकाशन हुआ था 12 नवंबर 1986 को। ओके। क्वेश्चन 41, गातला प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन है भील, बैगा, कोल, गोंड। तो गातला प्रथा जो है वो भील जनजाति में प्रचलित है। जनजाति योद्धा भीमा नायक किस क्षेत्र से संबंधित है? मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड या फिर बघेलखंड। तो भीमा नायक और खाजा नायक जैसे जनजाति योद्धा निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है क्योंकि खंडवा खरगोन में इनका क्रांति क्षेत्र रहा है और यह क्षेत्र निमाड़ क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 43, भीमसेन देव किस जनजाति के आराध्य देव हैं? कोल, भील, बैगा या भारिया। तो भीमसेन भील जनजाति के आराध्य देव हैं। अगला क्वेश्चन है, बैगा जनजाति के कुल देवता कौन है? नारायण देव, बाबा देव, भीमसेन देव या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है बैगा जनजाति कुल देवता नारायण देव। और ये सुअर की बलि भी चढ़ाते हैं, उसका पूजन वगैरह करते हैं, है ना। इनका जो देवता है नारायण देव कुल देवता है। क्वेश्चन 45, वन अधिकार अधिनियम 2006 किस उद्देश्य के लिए बना है? जंगल की अंधाधुंध कटाई की अनुमति देने हेतु? बिल्कुल नहीं। वन क्षेत्र में खनन बढ़ाने हेतु? ये भी सही नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकारों को मान्यता देने के लिए? यही इसका आंसर हो जाएगा। सरणी ताप विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? होशंगाबाद, सागर, बैतूल, सीधी। तो कहाँ स्थित है? तो बैतूल में सरणी ताप विद्युत केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? अनूपपुर, रानीगंज, सिंगरौली या पेंच। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है सिंगरौली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मैंगनीज उत्पादक तिरोड़ी क्षेत्र किस जिले में आता है? तिरोड़ी, रमरमा एक खदान है मैंगनीज की। तो ये है आपकी झाबुआ, छिंदवाड़ा, जबलपुर, बालाघाट, यानी बालाघाट में
मैंगनीज उत्पादक त्रिवेणी क्षेत्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष क्या है? 25 अगस्त 1982, 20 अगस्त 1980, 25 सितंबर 1982 या 20 सितंबर 1980। तो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की जो स्थापना है वह 25 अगस्त 1982 है। क्वेश्चन नंबर 50, मध्य प्रदेश में से निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है 2018 के अनुसार? तो इसमें 135B, 135BB, 135BD, 135BG। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा 135BB सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है एमपी का। साथियों, आपने कितने क्वेश्चन आपको आते थे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 50 में से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। इसके अलावा उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा चैनल को, अगर नहीं किया तो कृपया कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।